दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग एक माइंड मैप बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। मैं एक एज को लूंगा, प्री रोमांटिक्स की एज को लूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्रेवयार्ड पोएट्स ने रोमांटिक्स के लिए एक स्टेज तैयार किया था। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। काफी सारे बच्चों को एक ब्रेन में एक मैप तैयार होगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। 1645 में साल 1645 में एक पोएम पब्लिश होती है, इल पेंसेरोसो। इस पोएम को लिखा था जॉन मिल्टन ने और ये पोएम पार्ट थी उनकी फेमस पोएम लालेग्रो का। इस पोएम की खास बात ये थी कि इस पोएम के अंदर एक उदासी थी, एक डिवाइन मेलंकोली। अब काफ़ी सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि इस पोएम ने रोमांटिक रिवाइवल को इंस्पिरेशन दी थी। रोमांटिक रिवाइवल मतलब जो ग्रेवयार्ड पोएट्स का आपने नाम सुना होगा, उनको इंस्पिरेशन दी थी। खास करके विलियम ब्लेक को। विलियम ब्लेक सिर्फ मिल्टन की पोइट्री से इंस्पायर्ड नहीं थे, बल्कि पर्सनैलिटी भी काफ़ी पसंद थी उनको मिल्टन की। विलियम ब्लेक ने इन दोनों ही पोएम्स के इलस्ट्रेशंस तैयार किए थे। इलस्ट्रेशंस का मतलब कुछ पिक्चर्स वगैरह तैयार करना अपनी इनग्रेविंग की टेक्निक से। अब इन दोनों पोएम्स के बाद में एक पोएम आती है थॉमस पर्नल की। थॉमस पर्नल एक एंग्लो आयरिश पोएट थे जो अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट के दोस्त भी थे। अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट के दोस्त भी थे। ये बंदा बड़ा लॉयल था ओलिवर क्रॉमवेल के लिए। ओलिवर क्रॉमवेल को बड़ा सपोर्ट करता था। और इसकी 1721 में एक पोएम आती है, अ नाइट पीस ऑन डेथ। 1721 में मिल्टन ने करीब 80-90 साल पहले एक पोएम लिखी। फिर इतने सालों बाद में मेलांकोलिक इंस्पिरेशन लेकर किसी ने एक पोएम लिखी, वो था थॉमस पर्नल। फिर उसके कुछ सालों के बाद में एक स्कॉटिश पोएट जेम्स थॉमसन निकल कर आते हैं। उन्होंने कुछ पोएम्स की एक सीरीज़ लिखी जिसमें उन्होंने 4 सालों के अंदर 4 सीजन्स के ऊपर एक सीजन्स नाम की पोएम लिखी। 1726 से 1730 तक इन पोएम्स को पब्लिश करवाया। हर एक सीज़न के लिए, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग के सीज़न के लिए 4 सालों में 4 कलेक्शंस को पब्लिश करवाया, जिसका नाम दिया सीजन्स। और इस पोएम को भी एक इंस्पिरेशन माना जाता है रोमांटिक रिवाइवल के लिए। कोई 13 साल के बाद में एक और पोएट निकल कर आते हैं, रॉबर्ट ब्लेयर। दोस्तों ये एक स्कॉटिश पोएट थे और इन्होंने एक वर्क लिखा, द ग्रेव, 1743 में। अगर आप इस पोएम को ऐसे याद ना रख सको कि ये सीजन्स के 13 साल के बाद में आई थी, तो आप ऐसे याद रखो कि इस पोएम के लिए जो इलस्ट्रेशंस होते हैं यानी पिक्चर्स तैयार की थी विलियम ब्लेक ने वाटर कलर से। लेकिन वाटर कलर तो उड़ गया और सिर्फ स्केचेस रह गए थे। ये वो पिक्चर है। इस इलस्ट्रेशन को किसने तैयार किया था? विलियम ब्लेक ने। ये मौत का दरवाज़ा बनाया था विलियम ब्लेक ने, रॉबर्ट ब्लेयर की ग्रेव नाम की पोएम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसी बीच एडवर्ड यंग नाम के एक पोएट ने एक फेमस कलेक्शन पब्लिश किया था 1742 से 1745 के बीच में, नाइट थॉट्स नाम का। और इस पोएम के लिए भी पिक्चर्स यानी इलस्ट्रेशंस विलियम ब्लेक ने ही तैयार किए थे। उनको कमीशन मिला था 1795 में कि इलस्ट्रेशन तैयार करो, और अपनी इनग्रेविंग की टेक्निक से इलस्ट्रेशंस तैयार किए थे। इसके लिए 1797 में उन्होंने इसके इलस्ट्रेशन तैयार किए। आज ये पोएम फेमस है तो इन इलस्ट्रेशंस की वजह से ही है। वैसे शुरू में इसको पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन आज विलियम ब्लेक की जो पिक्चर्स बनाई हुई है उसकी वजह से ये पोएम फेमस है। ठीक है, अब हमने देखा एक के बाद एक करके काफ़ी सारे पोएट्स आए, उन्होंने ये डेथ, ग्रेव्स, इन सब के ऊपर लिखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोएम या सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो अभी आना बाकी था, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम को इन सब पोएम्स के बाद में 1751 में पब्लिश करवाया थॉमस ग्रे ने। दरअसल दोस्तों लिख तो काफ़ी पहले ली थी, लेकिन इसको 1751 में पब्लिश करवाया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल जो है वो है स्टेंजा रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम को लिखकर, याद रखना, कंप्लीट करके इन्होंने अपने दोस्त हॉरेस वालपोल को भेजी। हॉरेस वालपोल को आपने नाम सुना होगा, कासल ऑफ ऑट्रेंटो वाले, उनको भेजी। वो दोस्त थे इनके।
कमाल की बात यह थी कि उस वक्त तक हॉरेस वॉलपोल ने अपनी गॉथिक नोवेल कासल ऑफ ऑट्रेंटो को लिखा नहीं था। कासल ऑफ ऑट्रेंटो इस पोएम के बाद में आई थी। फिर भी हॉरेस वॉलपोल लिटरेरी सर्कल्स में बहुत फेमस थे, तो उन्होंने क्या किया, इस पोएम को सर्कुलेट कर दिया चारों तरफ अपने दोस्तों के बीच में। तो उन्होंने थॉमस ग्रे को कहा कि इसको पब्लिश करवाओ, और 1751 में थॉमस ग्रे ने इस पोएम को पब्लिश करवाया और ये पोएम पॉपुलर हो गई। मतलब जैसे ये पब्लिश हुई पॉपुलर हो गई। क्रिटिक्स ने भी इस वर्क की काफ़ी तारीफ़ें की दोस्तों। थॉमस ग्रे की जब ये पोएम पब्लिश हो गई तो काफ़ी लोगों ने इस ग्रेवयार्ड पोएट्री में अपना हाथ आजमाया, जैसे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन्होंने 1770 में अपनी एक पोएम पब्लिश करवाई थी, द डेजर्टेड विलेज। लेकिन इस पोएम को ओलिवर गोल्डस्मिथ ने हीरोइक कपलेट में लिखा था दोस्तों। यानी जब रोमांटिक सवेरा हो रहा था तो उस वक्त गोल्डस्मिथ की बड़ी इज्जत थी। लेकिन ये पोएम काफ़ी हद तक पोप के ऐसे ऑन मैन को फॉलो करते हुए लिखी गई है। यानी अपने टाइम का इन्फ्लुएंस तो था ही ओलिवर गोल्डस्मिथ पर। प्रोज की स्टाइल में इस पोएम को लिखा था, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ओलिवर गोल्डस्मिथ काफ़ी हद तक एक प्रोज राइटर ही थे। और थॉमस वॉर्टन जो 1785 के पोएट लॉरिएट थे, इन्होंने भी द प्लेजर्स ऑफ मेलंकली नाम की पोएम लिखी थी, जो 1747 में पब्लिश हुई थी। और इस पोएम की वजह से इनको भी ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता है। इनकी मेन थीम थी मेलंकली, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, ये सब चीज़ें। अब थॉमस पर्सी भी एक बिशप थे उस टाइम के। इन्होंने एक वर्क लिखा था, द रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, 1765 में। ये एक बैलेड कलेक्शन था दोस्तों। बैलेड कलेक्शन, बैलेड की फॉर्म जो अभी तक सो चुकी थी, जिसको वापस जिंदा किया था थॉमस पर्सी ने। और बाद में रॉबर्ट बर्न्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इन सब को बैलेड्स लिखने के लिए इंस्पायर किया था इसी वर्क ने। एक स्टेज तैयार किया था इन सब के लिए इन्होंने, थॉमस पर्सी ने। इसलिए इनको भी ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता है कहीं ना कहीं। दोस्तों लास्ट में मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा, विलियम कूपर। दोस्तों इन्होंने रोमांटिक्स में बड़ी फेम हासिल की थी, बड़े पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने 18th सेंचुरी की नेचर पोएट्री की डायरेक्शन एकदम चेंज कर दी थी। इंग्लिश गाँव की डे टू डे लाइफ पर लिखकर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लिखकर इन्होंने डायरेक्शन एकदम चेंज कर दी थी। इनको हम वर्ड्सवर्थ का फॉर रनर भी कह सकते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था द टास्क, जो 1785 में आया था। द टास्क में 6 बुक शामिल थी दोस्तों, द सोफ़ा, द टाइम पीस, द गार्डन, द विंटर इवनिंग, विंटर मॉर्निंग वॉक, द विंटर वॉक इन नून। तो ये कुछ ग्रेवयार्ड पोएट्स थे जिनका इन्फ्लुएंस पड़ा था आगे चलकर कॉलरिज पर। कॉलरिज ने डिजेक्शन एंड ओड नाम की पोएम लिखी थी, जो एक मेलंकलिक पोएम है। और कीट्स ने ओड ऑन मेलंकली लिखी थी, वो भी एक मेलंकलिक पोएम है। तो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पोएट्स को आगे चलकर इंस्पायर किया। साउदी, बैरन, शैले, इनके वर्क्स पर भी आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको ये टर्म किसने दी थी, तो दोस्तों विलियम मैकनेल डिक्सन ने 1898 में ये टर्म इनको दी थी, ग्रेवयार्ड पोएट्स। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।